लास्ट क्लास में हम इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे थे। इंडक्टिव में आपको प्लस आई इफेक्ट मैंने बताया था। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट में मैंने आपको लास्ट में याद रखने बोला था कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर याद रखने का तरीका आपको बताया था। नेगेटिव एल्काइल ग्रुप टीडीएच। ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव। नेगेटिव में भी 4 केसेस थे, सी माइनस, एन माइनस, ओ माइनस, सीओओ माइनस। उसके बाद एल्काइल ग्रुप था जो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड कर रहा था, और लास्ट में टीडीएच वाला पार्ट था। ठीक है, तो ये आपके प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स थे जो हमें डायरेक्टली याद रखने थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स। ठीक है, जैसे प्लस आई इफेक्ट का एक सीरीज होता है वैसे माइनस आई इफेक्ट का भी सीरीज होता है, तो हमें इसे भी याद रखना होता है। ठीक है, तो उसे बस हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे अब। चलो ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग। जो नेक्स्ट अब हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स। ठीक है, अब यहां पर भी ये जो फाइनल ऑर्डर है, ये ऑर्डर तो कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है और आपको इसको रटना ही है लास्ट में। बस इसको याद रखने का कुछ तरीका यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कंपैरिजन हम कर रहे हैं ताकि ये ओवरऑल ऑर्डर को याद रखने में आपको आसानी हो जाए। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले आप देखोगे तो यहां पर एफ सी एल बी आर आई। ठीक है, अब इनमें सोचो कि हम एफ सी एल बी आर आई में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ यहाँ पे कौन करेगा, एफ। तो हम नॉर्मल लॉजिक से समझ सकते हैं कि एफ का ईएन ज्यादा है, तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। विच मीन अगर हम इनमें माइनस आई इफेक्ट का सीरीज बनाए तो एफ सी एल बी आर आई में सबसे ज्यादा एफ का, देन सी एल का, देन बी आर का, देन आई का। ये मुझे नॉर्मल तरीके से समझ में आता है, तो पहले हम ये ऑर्डर फ्रेम कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट हमने सेट लिखा है और यहाँ पर हम क्वेश्चन जो लिखे, इसमें भी जब आप कंपैरिजन करोगे तो यहां पर भी ईएन से ही कंपैरिजन आप सोच सकते हो कि जिसका ईएन ज्यादा उसका विड्रॉ करने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। अगर मैं एफ के ईएन की बात करूं, एफ का ईएन होता है 4। अगर हम ऑक्सीजन के ईएन की बात करें, ऑक्सीजन का ईएन होता है 3.5। यहां पर आप देखोगे तो ये कार्बन आपका sp कार्बन है। ठीक है, और sp, sp2, sp3, अगर हम इन कार्बन की बात करें तो इनका ईएन में डिफरेंस होता है। जब आप sp3 कार्बन की बात करते हो इसका ईएन 2.5 होता है, sp2 कार्बन का ईएन 2.75 होता है, और sp कार्बन का जो ईएन होता है वो 3.25 होता है। हमें ये तो पता होता है कि sp का ईएन ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यूज लिख दे रहे हैं ताकि बस याद आप रख सको। sp का ईएन आपका ज्यादा होता है, इट इज 3.25। तो यहाँ पर ये sp कार्बन है और इसका ईएन यहाँ पर कितना है, 3.25। उसके बाद नाइट्रोजन है, इसका ईएन 3 है। उसके बाद sp2 कार्बन है, इसका ईएन आप सोच सकते हो 2.75 है। और उसके बाद भी एक sp2 कार्बन है और इसका ईएन भी 2.75 है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ईएन बेसिस पे बोल सकते हैं जिसका ईएन ज्यादा उसका विड्रॉ करने का टेंडेंसी ज्यादा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर बनेगा एफ ओ एच ट्रिपल बॉन्ड, देन NH2, देन फिनाइल। अब हम जो लास्ट में अगर देखें ना, दोनों में आप देख सकते हो कि sp2 कार्बन ही है। ठीक है, दोनों का ईएन 2.75 ही है, बट जब आप फिनाइल की बात करते हो तो यहां पर नंबर ऑफ sp2 कार्बन ज्यादा है। अगर आप रिंग देखोगे तो रिंग में सारे कार्बन ही sp2 है, तो यहां पर दो ही ऐसा कार्बन है जो sp2 है, लेकिन रिंग में मोर नंबर ऑफ sp2 कार्बन होने की वजह से इसका जो विड्रॉइंग पावर है ये इस डबल बॉन्डेड सिस्टम से ज्यादा होता है। तो हमें ये यहाँ पर ध्यान रखना है, और यहाँ पर भी इजीली हम ईएन बेस्ड कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहला दो कंपैरिजन आप ऐसे ध्यान रखोगे। क्लियर। अब चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब अगर हम इन तीनों में बात करें NO2 CN COOH, ठीक है, अब इसमें भी देखो लॉजिकली हम कैसे समझ सकते हैं इसको। अगर आप इस कार्बन को देखोगे ये sp2 कार्बन है, अगर आप इस कार्बन को देखोगे ये sp कार्बन है, और sp का विड्रॉइंग जो टेंडेंसी होगा वो sp2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसका ईएन ज्यादा है। तो ये लॉजिक हम यहाँ पर समझ सकते हैं। अब जो हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना, तो ये जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन आपका sp2 है। ठीक है, अब नाइट्रोजन sp2 है और यहाँ पे कार्बन क्या था, sp था। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आप आगे के लिए याद रख सकते हो कि जब मैं ईएन की बात करता हूं तो sp2 नाइट्रोजन का जो ईएन है वो sp कार्बन से ज्यादा होता है। ठीक है, sp2 नाइट्रोजन का ईएन sp कार्बन से ज्यादा होता है। नॉर्मल जो नाइट्रोजन होता है जिसका आप ईएन 3 बोलते हो वो sp3 नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नॉर्मल नाइट्रोजन का ईएन कितना होता है, 3 होता है, और वो sp3 नाइट्रोजन का होता है। अब आप sp2 नाइट्रोजन बोलोगे तो 3 से ईएन बढ़ गया होगा, और 3 से ईएन बढ़ने के बाद उसका ईएन 3.25 से ज्यादा आने लगता है। इसको एज इंफॉर्मेशन ध्यान रखो, क्योंकि sp कार्बन का ईएन मुझे पता है 3.25 होता है, और sp2 नाइट्रोजन का जो ईएन है वो आपका sp कार्बन से ज्यादा आता है। वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ एज एन इंफॉर्मेशन इसको ध्यान रखो, ताकि इन दोनों में जब हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हम ये रिलेट कर पाए कि NO2 का जो विड्रॉइंग पावर होगा वो CN के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। सिर्फ इसको यूज करके आप ये ऑर्डर यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। इतना सबको समझ में आ गया। ठीक है, इसको एज एन इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पर बताया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे देखते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट कौन सा है,
NR3 प्लस NH3 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे NR3 प्लस और NH3 प्लस में भी जो हम लॉजिक यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। सबसे पहले आप यहां पर ये देखो हमने क्या लिखा है, बॉन्ड एंगल अगर आपका इंक्रीज करता है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है, EN भी इंक्रीज करता है और माइनस आई इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। कैसे? यहां पे अगर आप देखोगे sp sp2 sp3 कार्बन है, इसके एग्जांपल से समझो। sp कार्बन में या sp में आपको पता है बॉन्ड एंगल 180 होता है, sp2 में 120 होता है और sp3 में 109 डिग्री के आसपास होता है। अब आप यहां पर देखोगे जैसे जैसे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आप लेफ्ट के साइड मूव कर रहे हो बॉन्ड एंगल, अब आ गया, अभी आ गया, वो वापस रिकनेक्ट हो गया था, अभी आ रहा है ना, ठीक है। तो यहां पर अब देखो, अब आ रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, अरे बस बस ठीक है, अब यहां पर देखो, ठीक है। अब यहां पर देखो कि फिर से ठीक हो गया, ठीक है। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, अब वापस देख लो, ठीक है। सबके साथ हुआ एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहां पर देखो आगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो NR3 प्लस में अब हम यहां पर देख रहे हैं बॉन्ड एंगल। यहां पर NR3 प्लस में बॉन्ड एंगल सोचो और NH3 प्लस में बॉन्ड एंगल सोचो। सिंस R आपका रिलेटिवली बल्की नेचर का है तो NR3 प्लस में जो बॉन्ड एंगल होगा वो ज्यादा होगा, ये हमें लॉजिकली समझ में आता है। और यहां पर अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, EN भी ज्यादा होगा और माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा। तो मैं डायरेक्टली इन दोनों में कंपैरिजन करूंगा तो क्या बोल दूंगा, सिंपल तरीके से NR3 प्लस का किससे ज्यादा होगा, NH3 प्लस से ज्यादा होगा। सिमिलर लॉजिक हम किस में यूज कर रहे हैं, OR2 प्लस और OH2 प्लस में। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सॉल्वेशन से नहीं सोचना है, ठीक है। आप सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको ऑर्डर याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये तरीके से अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो इसको रट के ही आगे बढ़ना है, बस मैं एक तरीके से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। वो एक्सप्लेनेशन भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब OR2 प्लस और OH2 प्लस में यहाँ पर भी सिमिलर लॉजिक से आगे बढ़ जाना। OR2 प्लस का किससे ज्यादा, OH2 प्लस से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिमिलर लॉजिक ले सकते हैं। और ये जो नीचे वाला है सिक्स, इस सिक्स में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, इस सिक्स वाले में डायरेक्टली रटना है OR का किससे ज्यादा, OH से ज्यादा। दिमाग लगाओगे तो फंसोगे, मैंने लॉजिक दे भी दिया, कल सुबह उठोगे लॉजिक भूल जाओगे, लास्ट में इसको याद ही करना है। तो देखे कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली रट लेना OR का किससे ज्यादा होता है, OH से ज्यादा होता है। यहाँ पे हम कोई लॉजिक नहीं दे रहे, ठीक है। तो OR का OH से ज्यादा आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो ये हम देख सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्डर को हमने कैसे कंपेयर किया, ठीक है। मोस्टली हम समझ सकते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू, और ये लास्ट वाले को डायरेक्टली याद रखना, ठीक है। अब आप देखोगे फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर में यहां पर आप देखोगे तो अब आपको ये याद रखना है। और फाइनल ऑर्डर में याद कैसे रखोगे उसका बस एक तरीका बता देता हूं। सबसे पहले माइनस आई में आपको दिखेगा पॉजिटिवली चार्ज, उसके बाद आपको दिखेगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड देन EN बेस्ड कंपैरिजन, ठीक है। पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, EN बेस्ड कंपैरिजन। अब सबसे पहले देखोगे तो पहले चार कैसे, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, और प्लस आई में नेगेटिवली चार्ज होता था। तो आप ये याद रख सकते हो कि A प्लस A और A माइनस मैंने आपको बताया था, अगर A प्लस होगा तो उसका तो EN ज्यादा होगा ना, वो तो विड्रॉ करेगा, तो इसलिए पॉजिटिवली चार्ज जो होता है वो विड्रॉ करेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज पहला हो गया। अब इसमें भी सोचो कि OR और OH में कंपैरिजन पता है, NR में NH में कंपैरिजन पता है, और O का N से ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि O का EN ज्यादा है तो O का विड्रॉइंग पावर भी N से ज्यादा होगा। तो ये पहला चार आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि पहले में पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव में भी O का N से ज्यादा होगा, OR OH NR NH, इस तरीके से पहला चार आप फ्रेम कर लोगे।
ठीक है। अब इसके आगे आप देखोगे तो ये केस है आपका पार्शियल पॉजिटिव का। पार्शियल पॉजिटिव कैसे? इस NO2 में N पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस Cl में C पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा और इस CO2H में भी C पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर O का En ज्यादा है या N का En ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और इस C पे या फिर इस N पे या फिर इस C पे पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका केस हो गया पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव है तो En आपका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का टेंडेंसी रखेगा। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और पार्शियल पॉजिटिव में जो 3 केस है मैंने कंपैरिजन ऊपर बता दिया ताकि आप इसको याद रख सको। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर नेक्स्ट है EN बेस्ड कंपैरिजन। ठीक है, EN बेस्ड कंपैरिजन। EN बेस्ड कंपैरिजन में यहां पर आप देखो तो हमने यहां पर क्या लिखा है, X। अब आप इसका यूज करोगे। ठीक है, अब EN बेस के लिए आप इसका यूज करोगे। इसका यूज करने का क्या मतलब हो गया, यहां पर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है, X, तो सबसे पहले यहां पर F था। ठीक है, अब X के साथ जो है वो आप डायरेक्टली याद रखो कि X में आपको सारे केसेस इंक्लूड करना है। मैंने यहां पर क्या लिखा था, F लिखा था, लेकिन X के साथ आपको सारे केसेस इंक्लूड करने हैं, मतलब FClBrI, ये X का हो गया। X के बाद यहां पर ऊपर देखो F था, F के बाद क्या है OH, लेकिन यहां पर देखोगे तो O के दोनों केसेस इंक्लूड कर लेंगे, OR OH। ठीक है, OR OH ये दोनों को हम इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि यहां पर हमने OR और OH में भी कंपैरिजन किया है। तो हेलोजन, उसके बाद OR OH, और इसके आगे वाला जो पार्ट है वो आप देख सकते हो, ये पूरा जो पार्ट है, यही जो हमने लिखा है ये आपका कंप्लीट ऑर्डर में आ रहा है। तो आप इस सेकंड को यूज करके ये बाद वाला ऑर्डर याद रख सकते हो। पहले F था लेकिन सारे हेलोजन इंक्लूड करने हैं, उसके बाद OH OR OH दोनों इंक्लूड करना है, और ये जो आगे वाला है उसको हम एज इट इज प्लेस कर देंगे तो पूरा ऑर्डर मेरा बन जाएगा, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, EN बेस्ड। अब इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, हम इसमें ज्यादा सोचने लगते हैं कि यहां पर क्या है, BRI है। ठीक है, और BRI में अगर आप देखोगे Br और I और यहां पर इसके बाद ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का तो EN ज्यादा होता है, ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन से, लेकिन फिर भी ब्रोमीन आयोडीन माइनस आई इफेक्ट में पहले आ रहा है। तो आपको अब यहां पर लॉजिक नहीं सोचना है, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, सिर्फ याद रखने के लिए मैंने थोड़ा सा तरीका बता दिया ताकि ऊपर आप कुछ कंपेरिजन करके इस ओवरऑल ऑर्डर को याद रख सको जिसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है, पूरा प्लस आई ऑर्डर, पूरा माइनस आई ऑर्डर। प्लस आई में क्या क्या था, पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप TDH, माइनस आई में क्या क्या है, सॉरी प्लस आई में क्या था, नेगेटिव एल्काइल ग्रुप TDH, एंड यहां पर इसमें क्या है आपका, पहले पॉजिटिव, उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव, एंड देन EN बेस्ड कंपैरिजन। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे ऑर्डर को आप याद रखोगे। इतना सबको समझ में आ गया, इतना सबको समझ में आ गया। और ये बोल रहा हूं कि इनमें लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है, आपको याद रखना है। आई का OR से ज्यादा होता है, रट लो। EN का लॉजिक लगाओ तो फंसोगे। ठीक है, तो यहां पर लॉजिक आपको नहीं लगाना है। क्लियर, तो ये हो गया आपका कंपैरिजन इसका, और ये हो गया आपका माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप। अब एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं, बहुत बार हमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा। तो माइनस आई वाले बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, प्लस आई के लिमिटेड केसेस है, प्लस आई में नेगेटिव एल्काइल TDH। तो क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूजन होना तो सोचो क्या उसमें नेगेटिव एल्काइल TDH है। अगर नेगेटिव एल्काइल TDH नहीं है, मतलब प्लस आई नहीं है, तो रिमेनिंग जो भी ग्रुप दिखे वो सब कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। इस तरीके से भी आप एग्जाम में ध्यान रख सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि प्लस आई था या माइनस आई। तो प्लस आई को याद रखना आसान होता है, और वो अगर नहीं है तो डायरेक्टली बोल देना कि कौन सा होगा, माइनस आई होगा। सबको ये चीज समझ में आ गया क्या बोला मैंने अभी, इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। चलो अब इसके हम एप्लीकेशन पे मूव करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में नेक्स्ट पार्ट देखो। अब यहाँ पर एप्लीकेशन में पहला कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन या फिर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जब हम कैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, दोनों आपका सिमिलर तरीके से चलता है, दोनों आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, उसे स्टेबिलाईज करना है तो उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करो। ठीक है, उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करो तब जाके वो स्टेबिलाईज होगा। और कैटायन की जब हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, उसे स्टेबिलाईज करना है तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करो, और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन या फिर स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल आपका प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, क्योंकि जो विड्रॉ करेगा उसके डेफिशिएंसी को और बढ़ाएगा, उसे अनस्टेबल करेगा। तो पहला हमें ये याद रखना होता है कि स्टेबिलिटी किस पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। दूसरा, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करें, ठीक है, तो एनायन की स्टेबिलिटी के लिए याद रखना हम 3 कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, 3 कंसेप्ट में से पहला कंसेप्ट EN का, दूसरा कंसेप्ट साइज का, और तीसरा कंसेप्ट है इफेक्ट्स का, दैट इज आई इफेक्ट। ठीक है, EN साइज इफेक्ट, EN साइज इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, EN साइज इफेक्ट। अब कब कौन सा यूज करना होता है पहले उसको समझना। EN में आप देखोगे मैंने लिखा है सेम पीरियड। ठीक है, अब मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको अच्छे दिमाग में डालना। ठीक है, नेगेटिव अगर उस एटम के ऊपर हो, ठीक है, जिनमें EN का डिफरेंस हो और एक ही पीरियड में लाई कर रहा हूं,
नेगेटिव उस एटम के ऊपर होना चाहिए जो आपका एक ही पीरियड में लाई कर रहा हो, तब हम En का कंसेप्ट यूज करेंगे। कैसे? अगर आप इनको देखो, ठीक है, यहां पर जो हमने ये लिखा है, आपको इन एनायन का स्टेबिलिटी बताना है। अब इन एनायंस में आप देखोगे पहले में सी पे नेगेटिव, एन पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव, एफ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव उन एटम के ऊपर है जो आ गया, दिखाई दे रहा हूं अब, ठीक है। अब वापस एक बार सुन लो, यहां पर मैंने क्या बोला, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, ठीक है। अब तो आ रहा है ना, अब तो आ रहा है, नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। लेकिन ये कंसेप्ट आपको कब यूज करना है, जब आप उन एटम्स को कंपेयर कर रहे हो जो एक ही पीरियड में लाई करता है, ठीक है। पहला चीज ये। अब देखोगे दूसरा फैक्टर क्या है, साइज। साइज आपको कब यूज, अब देखो अब आ गया, साउंड आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब देखो, ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूं। अब यहां पर हम देख रहे हैं साइज का कंसेप्ट, ठीक है। साइज आपको कब यूज करना है, नेगेटिव उन एटम के ऊपर हो जो एक पीरियड में नहीं है, ठीक है, जो डाउन द ग्रुप लाई कर रहे हो, मतलब वो सेम पीरियड में नहीं है, तो हम यूज करते हैं साइज का कंसेप्ट। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास है एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और आई माइनस, नेगेटिव उन एटम्स के ऊपर है जो आपका एक पीरियड में नहीं है, डाउन द ग्रुप है, तब हम यहां यूज करते हैं साइज का कंसेप्ट। तो अक्रॉस द पीरियड हो तो ईएन का कंसेप्ट, डाउन द ग्रुप हो तो साइज का कंसेप्ट। और साइज का कंसेप्ट क्या बोलता है, साइज का कंसेप्ट मेरा ये बोलता है नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल, ठीक है। साइज का कंसेप्ट मेरा ये बोलता है नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। तो यहां पर बिगर साइज की जब आप बात करोगे तो एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आर माइनस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। इतना क्लियर है, समझ में आ गया ना, ठीक है। और यहां पर आप देखोगे तो अक्रॉस द पीरियड ईएन का कंसेप्ट, तो सबसे ज्यादा ईएन किसका है, एफ माइनस का, तो एफ माइनस, उसके बाद ओ माइनस एन माइनस सी माइनस। तो आपको ईएन कब यूज करना है, साइज कब यूज करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक ही पीरियड में तो ईएन, अगर डाउन द ग्रुप है तो फिर हम साइज का कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मान लो अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन देता, सपोज ये, अगर मुझे इनमें कंपेरिजन करना होता, ये एनायन है, मुझे इसका स्टेबिलिटी देखना है, तो सबसे पहले जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो ये चीज ध्यान रखना, हमने यहां पर जो लिखा है, जनरली फर्स्ट चेक ईएन साइज एंड देन इफेक्ट।
पहले EN साइज से कंपैरिजन करने की कोशिश करो, उसके बाद हम इफेक्ट्स पे मूव करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है उनमें EN का डिफरेंस है। EN का डिफरेंस है, ये आपका sp है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp3 है। तो नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है अगर उनमें EN साइज का डिफरेंस है तो फिर हम EN साइज का कंसेप्ट यूज करेंगे और यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो ये हम यहां पर ऑर्डर फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इससे कंपैरिजन नहीं होता फिर हम इफेक्ट्स पे मूव करेंगे। और इफेक्ट्स क्या बोलता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है। कार्बन मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके पास ज्यादा है, उसे स्टेबिलाईज करना है तो उसे और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड मत करो क्योंकि उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स पहले से है। अगर जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है उसे स्टेबिलाईज करना है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करो। कम करना मतलब विड्रॉ करो, और विड्रॉ करना मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस आई इफेक्ट हो गया। तो एनायन को स्टेबल करने के लिए माइनस आई इफेक्ट और कैटायन को स्टेबल करने के लिए प्लस आई इफेक्ट, हमें ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो एनायन में 3 कंसेप्ट ध्यान रखना, EN साइज इफेक्ट, और कैटायन में अभी हम सिर्फ इफेक्ट्स यूज कर रहे हैं। इतना क्लियर? अब ये हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हो, अभी हम इतना समझ रहे हैं, ठीक है। बाद में हम सारे इफेक्ट जब पढ़ लेंगे तो फिर से हम कैटायन एनायन सबका स्टेबिलिटी सारे इफेक्ट्स को देख के सीखना सीखेंगे। अभी सिर्फ इंडक्टिव को हम यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड चलो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। सपोज ये पहले 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन जब आप करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। पहला सब आपको कैटायन दिखा है, ठीक है। अब इन कैटायंस में स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो यहां पर सीधा सोचो कि कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम कैसे कंपेयर करेंगे। यहां पर डिफरेंस एनालाइज किया करो, ठीक है। जब भी कंपैरिजन करो तो डिफरेंस एनालाइज करो। डिफरेंस आप देखोगे तो यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 1 कार्बन है। तो पहले डिफरेंस दिख गया, और डिफरेंस देखने के बाद बस इतना सोचो कि इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा। एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और प्लस आई डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यहां पर आपका प्लस आई ज्यादा होगा क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, और यहां पे प्लस आई लेस होगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन लेस है। तो मैं प्लस आई इफेक्ट से डायरेक्टली ऑर्डर बता सकता हूं 1 2 3 ABC में ये ऑर्डर आ जाएगा। ये सबको समझ में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे के लिए एक चीज ध्यान रखना कि जनरली, ठीक है, कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, वो होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। जनरली ये ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑलवेज नहीं होता, लेकिन एक चीज दिमाग में डाल के रखो कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरली ये ऑर्डर फॉलो करता है। अब कार्बोकैटायन का डिग्री कैसे देखते हैं वो इजीली हम समझ सकते हैं। जिस C पे प्लस है उस कार्बन को चेक करो। पहले केस में आप देख सकते हो जिस C पे प्लस है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। जिस C पे प्लस है ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ये आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और हम आंसर देख सकते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री आ रहा था। तो ये चीज दिमाग में डालना कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर जनरली ये फॉलो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हो गया, नेक्स्ट में डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट में डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ये फ्री रेडिकल है, और फ्री रेडिकल में भी सेम कंसेप्ट, फ्री रेडिकल का भी कंसेप्ट सिमिलर टू कार्बोकैटायन होता है। तो मैं डायरेक्टली अब बोल सकता हूं, इसको मैं नहीं लिख रहा, इसका जो आंसर होगा A देन B देन C, और यहां पर भी सेम कंसेप्ट है, 3 डिग्री रेडिकल, 2 डिग्री रेडिकल, 1 डिग्री रेडिकल। तो रेडिकल में भी सिमिलर आपका कंसेप्ट चलता है जो हमने कार्बोकैटायन में देखा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट केस देखो, अब यहाँ पे कार्बेनायन है। अब ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब ऑर्डर क्या हो जाएगा? अब यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, ये प्लस आई इफेक्ट कार्ब एनायन को तो डिस्टेबलाइज करेगा, और यहां पे प्लस आई आपका कम है। तो इसमें जब हम स्टेबिलिटी ऑर्डर बोलेंगे तो हाँ, सबको समझ में आ रहा है, बहुत इजी है कि हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर क्या होगा, C B देन A, C B देन A, विच मींस कार्ब एनायन में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका चलता है वो आप देख सकते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एनायन में जो आपका कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर चल रहा है वो आपका उल्टा चल रहा है, ठीक है। 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। इतना सबको क्लियर है? बढ़े आगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब यहां पर देखो पहला, अब यहां पे एनायन है, ठीक है। एनायन में मैंने आपको बोला कैसे सोचोगे, पहले सोचोगे EN साइज, उसके बाद इफेक्ट पे आओगे, ठीक है। अब आप इसमें देखो क्या EN साइज का कोई फैक्टर है? नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है क्या उनमें EN साइज का डिफरेंस है? ठीक है, नेगेटिव जिसके ऊपर होता है हमें वो चेक करना होता है, और इस सब में नेगेटिव किसके ऊपर है? C के ऊपर, और यहां पर कोई EN साइज का डिफरेंस नहीं है। तो अगर EN साइज का डिफरेंस नहीं है तो भूल जाओ EN साइज, ठीक है। EN साइज को हम यूज नहीं कर रहे, तो हम किस पे मूव करेंगे? इफेक्ट्स पे। अब जब भी इफेक्ट्स आपको यूज करना हो ना तो डिफरेंस को एनालाइज करना है, डिफरेंस को। यहां पर आप देखोगे तो NO2 है, यहां पर आप देखोगे OH है, यहां पर आप देखोगे Cl है, और अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हो ना तो आप इसको ऐसे लिख दो, CH2 और H, ताकि चारों में जो कॉमन पार्ट है दिख जाए और जो डिफरेंस है उनको एनालाइज कर सको। तो यहां पर आप देख सकते हो कि फोर्थ में अगर मैं डिफरेंस को देखना चाहूं तो H है और बाकी में ये ग्रुप्स लगे।
अब आपको इफेक्ट्स पता होना चाहिए, NO2 का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, OH का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, Cl का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, और H का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, और एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए माइनस आई इफेक्ट चाहिए। अब सब में अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है तो आपको पता होना चाहिए किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, और इसमें हम बहुत बार गलती करते हैं क्योंकि हमें ऑर्डर याद नहीं होता। तो ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो जो ऑर्डर था NO2, उसके बाद Cl था, और उसके बाद OH था। अब ये चीज आपको रटना होगा। अब यहां पर अगर आप लॉजिक लगाओगे तो फंसोगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ACBD, ABCD नहीं होगा, ACBD, क्योंकि इन दोनों में ऑर्डर देखोगे तो माइनस आई किसका ज्यादा होता है, Cl का। यहाँ पर En से सोचना कि O का तो En ज्यादा है, ज्यादा विड्रॉ करेगा, लॉजिक काम ही नहीं आएगा। मैंने वो बोला एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है तो उसको डायरेक्टली याद रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ACBD। सबको समझ में आ गया? इतना बढ़े आगे, ठीक है, इतना क्लियर, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हम इन दोनों में गड़बड़ करते हैं क्योंकि हमें ऑर्डर याद नहीं होता। अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं इसमें, ठीक है। डायरेक्टली आंसर क्या होगा, ABCD, ABCD, ठीक है। अब इसमें भी हम गलती करते हैं, अब इसमें भी बेवकूफी वाला काम करते हो। यहां पर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव किसके ऊपर है, सब में आप देख सकते हो C के ऊपर है, नेगेटिव सब में C के ऊपर है, मतलब EN साइज का कोई फंडा नहीं लगेगा यहाँ पे। हम यहाँ पर EN साइज लगाने लगते हैं, या फिर EN साइज का यहाँ पे मतलब ही नहीं है। नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है, अगर उनमें EN साइज का डिफरेंस है तो वो फैक्टर लगेगा। नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है उसमें EN साइज का कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधा किस पे मूव करेंगे, इफेक्ट्स पे। और इफेक्ट्स अब आप देख सकते हो, तो डिफरेंस को एनालाइज करो। यहाँ पर F है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे I है, और इन सब का कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट, और इसका माइनस आई ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। अरे साइज फैक्टर कहां से आएगा, मेरे वर्ड को अच्छे से सुना करो। नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है, यहाँ पे सब पे नेगेटिव किसके ऊपर है, C के ऊपर है, तो कोई EN साइज का डिफरेंस नहीं है। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस तब होता तो फिर उसमें साइज का फैक्टर आता, ठीक है। नेगेटिव जिसके ऊपर है उनमें कोई EN साइज का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां पर देखो, बताओ यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है सबको? ये यहां पर आप बोल सकते हो कि आंसर हो जाएगा CBA। CBA क्यों, यहां पर आप देख सकते हो तीनों में Cl है, तीनों में Cl है, बट यहां पर आप देख सकते हो Cl का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, और यहां पर हम डिस्टेंस फैक्टर को यूज कर समझ रहे हैं कि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो माइनस आई कम होगा, डिस्टेंस बढ़ने से माइनस आई इफेक्ट कम ऑपरेट हो रहा होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा माइनस आई थर्ड में, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद फर्स्ट में, तो डिस्टेंस फैक्टर से हम बोल सकते हैं। इतना क्लियर, ठीक है। बाकी चीज सेम है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली लॉजिक कंपेयर कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखो कि यहां पर तो हमने कौन सा फैक्टर यूज किया, डिस्टेंस फैक्टर, ठीक है। यहां पर ऊपर जब आप फिफ्थ क्वेश्चन की बात करोगे तो इसको हम बोलते हैं कि यहां पर आपने पावर फैक्टर का यूज किया। पावर फैक्टर मतलब F का माइनस आई Cl से ज्यादा होता है, Cl का माइनस आई Br से ज्यादा होता है। तो जब माइनस आई आपस में आप देख रहे हो एक का दूसरे से ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं हमने पावर फैक्टर का यूज किया। और यहां पर आप देख सकते हो पावर सबका सेम था क्योंकि सब में Cl था, लेकिन डिस्टेंस वैरी कर रहा था, तो यहां पर हमने डिस्टेंस फैक्टर का यूज किया। तो एक पावर फैक्टर हो गया और यहां पर कौन सा फैक्टर हो गया, डिस्टेंस फैक्टर हो गया। इतना क्लियर? चलो अब यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं, सिर्फ डिफरेंस को एनालाइज करके क्वेश्चन सॉल्व किया करो, अपने आप इजीली समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो और यहां पर देखो डिफरेंस को एनालाइज करके मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहां पर स्टेबिलिटी, आप डिफरेंस देखोगे तो यहां पर Cp3, CD3 और CH3 है, और इनमें आपको पता है कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट। गुड, तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगाएगा और T वाले का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और प्लस आई अगर ज्यादा होगा तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं A का B से ज्यादा और B का C से ज्यादा होगा। इतना क्लियर है, सिंपल था ये भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे एनायन, क्या इसमें EN साइज का कंसेप्ट लगेगा, क्या इसमें EN साइज का कंसेप्ट लगेगा, हाँ या ना? EN साइज का कंसेप्ट नहीं लगेगा। नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है उनमें कोई EN साइज का डिफरेंस नहीं है, नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है उनमें कोई EN साइज का डिफरेंस नहीं है। तो अब हम यहां पर देखेंगे इफेक्ट्स। अब डिफरेंस को एनालाइज करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। डिफरेंस में क्या दिख रहा है, पहले में 3 Cl, दूसरे में 2 Cl, तीसरे में 1 Cl और चौथे में एक भी Cl नहीं है। तो अब हमें डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि 3 Cl अगर है तो उसका माइनस आई ज्यादा होगा, 3 Cl का माइनस आई ज्यादा होगा, तो यहां पे हम बोल सकते हैं माइनस आई मोर। और इस केस में आप बोल सकते हो माइनस आई, इस साइड आप जाओगे तो डिक्रीज होने लग जाएगा, और फोर्थ में तो आप देख सकते हो कोई माइनस आई ग्रुप ही नहीं है। ये सबको समझ में आता है, ये तो इजी है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि आंसर क्या होगा, A, B, then C, then D, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो हमने जो फैक्टर यूज किया वो था नंबर फैक्टर।
नंबर फैक्टर मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें हमने नंबर फैक्टर का यूज किया, क्योंकि इस केस में नंबर जो था ग्रुप्स का वो वैरी कर रहा था 3 2 1 करके। तो नंबर फैक्टर, एक में डिस्टेंस फैक्टर था और एक में पावर फैक्टर था, FCL BRI में कंपैरिजन किया। तो जनरली 3 टाइप के कंपैरिजन हमें मिलते हैं जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। इतना सबको समझ में आ गया? इतना क्लियर है? ठीक है, चलो अब यहां पर नेक्स्ट हम देखते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन को देखो और इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, यहां पर अब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां पर एक चीज देखो, यहां पर आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि दो फैक्टर वेरी कर रहा है एक साथ, दो फैक्टर एक साथ वेरी कर रहा है। कौन कौन सा फैक्टर एक साथ वेरी कर रहा है? अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 CL है, यहाँ पे 1 CL है, तो एक नंबर फैक्टर है, 2 और 1 विच मींस नंबर फैक्टर है। और क्या डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है? यहाँ पे आप देखोगे तो एक में CL पास है और एक में CL दूर है, तो डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। तो अब यहाँ पर दो फैक्टर है, ठीक है, जो वेरिएबल है। हम जो नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं उसमें एक ही फैक्टर वेरिएबल होता है, या तो डिस्टेंस, या तो नंबर, या तो पावर। अब अगर एक से ज्यादा फैक्टर वेरिएबल हो तो उसके लिए एक हम रूल यूज करते हैं जिसको हम DNP रूल बोलते हैं। और DNP रूल में प्रायोरिटी दिया जाता है पहले डिस्टेंस को, फिर नंबर को, फिर पावर को। ठीक है, डिस्टेंस, नंबर, पावर, इसको हम प्रायोरिटी देंगे। अब इसमें जब आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो यहां पे ये सोचो कि किसमें ग्रुप का डिस्टेंस पास में है, किसमें ग्रुप का डिस्टेंस पास में है। नंबर को भूल जाओ, पहला चीज डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस किसका पास में है? डिस्टेंस फर्स्ट केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका डिस्टेंस जो है वो क्लोजर है, तो हम यहां पे डिस्टेंस फैक्टर से बोल देंगे इसका -i ज्यादा होगा। इवन दो सेकंड में नंबर ज्यादा है, लेकिन पहले हमें नंबर नहीं देखना, पहले हमें डिस्टेंस देखना है, तो हम ये बोलेंगे इसका -i ज्यादा, क्योंकि इसका डिस्टेंस आपका जो है वो क्लोजर है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर कंपेरिजन करेंगे तो ए का स्टेबिलिटी 20 ज्यादा होगा, और डिस्टेंस का जो पावर है, डिस्टेंस जो फैक्टर है वो नंबर फैक्टर पे डोमिनेट करेगा। ये सबको समझ में आ गया? अगले में देखो कौन कौन से दो फैक्टर वेरी कर रहे हैं, अगले में देखो कौन कौन से दो फैक्टर वेरी कर रहे हैं, कौन कौन से दो फैक्टर वेरी कर रहे हैं। एक तो आप देख सकते हो पावर वेरी कर रहा है क्योंकि एक CL है और दूसरा F है, और दूसरा डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। तो डिस्टेंस और पावर में किसको डोमिनेट मानना है? डिस्टेंस और पावर में किसको डोमिनेटिंग मानना है? डिस्टेंस को, क्योंकि पहले डिस्टेंस आता है। तो यहां पर आप देखोगे तो अगेन यहां पर इसका डिस्टेंस पास है, और डिस्टेंस अगर पास है तो यहां पे इसका -i मोर बोल देंगे, और फर्स्ट का स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा होगा। -i मोर बोल देंगे, फर्स्ट का स्टेबिलिटी सेकंड ज्यादा होगा। और हमने क्या यूज किया? डिस्टेंस मोर देन पावर। इवन दो F का माइनस से ज्यादा होता है, लेकिन वो पावर वाला फैक्टर है, लेकिन पावर को हमें बाद में यूज करना है। इतना क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट पे यहां पर देखो कौन कौन से फैक्टर्स वेरी कर रहे हैं। नंबर एंड पावर, यहां पर आप देख सकते हो 2 और 1 है, नंबर और पावर भी, क्योंकि F और CL है। नंबर और पावर में किसको प्रायोरिटी देना है? DNP। नंबर को हम प्रायोरिटी देंगे ओवर पावर। तो नंबर को प्रायोरिटी देने का मतलब यहां पर हम ये बोलेंगे कि इसका -i ज्यादा ऑपरेट कर रहा होगा कंपेयर टू सेकंड केस, इवन दो सेकंड में F है बट मतलब नहीं है। अगर दो फैक्टर वेरिएबल है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबको समझ में आ गया? बट जनरली हमें ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, हमें एक ही वेरिएबल मिलता है। अगर मिल गया तो आप इस तरीके से सोचोगे। बढ़े आगे? ठीक है, इतना सबको क्लियर है? तो ये आपका स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन एनायन हो गया, और सिंपल है, आपको इंडक्टिव का यूज करना है बस। ठीक है, और अगर एनायन है तो ईएन साइज इफेक्ट, और उसका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। तो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया। चलो अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को मूव करते हैं। अब यहां पर देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ। हम ये सब टॉपिक दोबारा फिर से लास्ट में लेंगे जब सारे इफेक्ट्स पढ़ चुके होंगे। अभी हम सिर्फ इंडक्टिव को समझने के लिए इन सारे टॉपिक्स को एक बार कवर करते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ का मीनिंग समझो। जब हम ऑर्गेनिक में एसिड्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड्स आर सब्सटेंसेस which can donate H+। जो भी स्पीसीज आपको H+ प्रोवाइड करे हम उन्हें यहां पर एसिड बोलते हैं। हमारे लिए एसिड का मतलब होगा स्पीसीज which can provide H+। ठीक है, ये पहला चीज। अब जब भी आप किसी वीक एसिड को पानी में डालते हो तो आपको ये पता होता है कि वीक एसिड आयनाइज हो जाता है, वो अपने आयनाइज और अनआयनाइज पार्ट के साथ एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता है। इसी को तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड तो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, लेकिन वीक एसिड आपका कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, वहां पर एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है बिटवीन इट्स आयनाइज एंड इट्स अनआयनाइज्ड पार्ट, और इसी को हम आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अगर आपके पास एक वीक एसिड है, आपने उसको पानी में डाला तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। इतना मुझे समझ में आना चाहिए आयनिक इक्विलिब्रियम कांसेप्ट से। और अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तो इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। और एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? Ka से। और Ka का मतलब होता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka is acid dissociation constant, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इतना बेसिक आइडिया होता है, तो आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस तरीके से लिख सकते हो। ये मुझे समझ में आना चाहिए। अब यहां पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे रिलेट कर रहे हैं, हम किसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं, हम किसको वीक एसिड बोलते हैं। एसिड हम स्ट्रॉन्ग उसको बोलते हैं जो हमें ज्यादा H+ प्रोवाइड करे।
एसिड वीक कौन होता है? जो आपको सोल्यूशन में कम H+ प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आपको कोई ज्यादा H+ प्रोवाइड कर रहा है तो वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब यहां पर एक चीज देखो, अगर H+ ज्यादा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं Ka भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप देख सकते हो ये रिलेशन आपस में है। अगर H+ ज्यादा होगा तो Ka भी ज्यादा होगा। तो H+ ज्यादा हो या Ka ज्यादा हो, दोनों का मतलब होता है कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं। क्लियर? और के और पीके में इनवर्स रिलेशन चलता है, इतना आइडिया रहता है ना। पीके इज नेगेटिव लॉग ऑफ के, अगर के बढ़ेगा तो पीके कम होगा, तो के अगर ज्यादा है तो पीके कम होगा, और पीके कम का भी मतलब होता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली H+ और पीएच में इनवर्स रिलेशन चलता है, पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ H+, H+ जितना ज्यादा होगा पीएच जितना कम होगा, और पीएच जितना ही कम होगा वो आप समझ सकते हो कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हो। तो H+ ज्यादा हो, के ज्यादा हो, पीके कम हो या फिर पीएच कम हो, ये सब इंडिकेट करते हैं कि आप स्ट्रॉन्गर एसिड की बात कर रहे हो। सिमिलरली अगर H+ कम है, के कम है, पीके ज्यादा है, फिर पीएच ज्यादा है, तो वो एसिड आपका रिलेटिवली वीक एसिड होगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो डायरेक्टली आप बताओगे। आपको ये पूछ सकता है कि इनमें से Ka का ऑर्डर बताओ, तो इनडायरेक्टली आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने बोल रहा है। इसमें आपको पूछ सकता है पीके का ऑर्डर बताओ, तो उसको भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से ही रिलेट करना है। पीएच का ऑर्डर बताओ तो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर से ही रिलेट करना है। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनडायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कर देना है कि आपको ऑर्डर किस तरीके से फ्रेम करना है। तो ये मुझे यहां पर आइडिया होना चाहिए। इतना क्लियर? अब यहां पर आगे देखो, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे, एक ही तरीका है। एक ही तरीका क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे, इसको दिमाग में डाल लो। अब यहां पे एक टर्म आता है कॉन्जुगेट बेस, अगेन आयनिक का कंसेप्ट है। कॉन्जुगेट बेस किसी एसिड का कैसे बनाओगे? एसिड से जब आप H+ को रिमूव करते हो तो कॉन्जुगेट बेस बनता है। HCl से H+ रिमूव कर दोगे तो Cl- इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनाना मुझे आता है। H+ हटाओ, कॉन्जुगेट बेस बनाओ। अब मुझे करना क्या है? ये जो हमने कॉन्जुगेट बेस यहां पर बनाया, आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको एक एनाइनिक स्पीशीज दिखेगा, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज दिखेगा, और मुझे इस कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करना है। तो कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक करने का मतलब जो एनायन बन रहा है उसका स्टेबिलिटी चेक करना। और एनायन का स्टेबिलिटी का कंसेप्ट अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया, TN साइज इफेक्ट, वही तो एनायन का स्टेबिलिटी का कंसेप्ट होता है। तो उसको हम यूज करेंगे यहां भी एसिडिक स्ट्रेंथ पता करने के लिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है तो करना क्या है? देखो यहां पे साइड में लिखा हुआ है, make conjugate base A minus by removing H+ from acid and then check stability of negative charge। जो आपका conjugate base बनेगा वो एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होगा, तो उसका स्टेबिलिटी चेक करो। जितना स्टेबल आपका नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर हम बोल सकते हैं जितना स्टेबल आपका एनायन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड रहा होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसिड रहा होगा। तो हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करने के लिए। इतना सबको समझ में आता है? इतना क्लियर है? हाँ या ना? इतना क्लियर है? ठीक है, एनायन बनाओ, स्टेबिलिटी चेक करो और एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर दो। और एनायन का स्टेबिलिटी हम सीख चुके हैं। अब यहां पर एक और चीज सीखना, आयनिक में आप एक कंसेप्ट यूज करते हो, उसको बस मैं एक बार थोड़ा सा रिलेट कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर हमने क्या लिखा है? स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर इट्स कॉन्जुगेट बेस। ऐसा आयनिक में पढ़ते हो? ऐसा आयनिक में पढ़ते हो? हाँ या ना? एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है, ऐसा पढ़ते हो ना? ये आपको याद होना चाहिए उसका कंसेप्ट। एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होता है। अब देखो इसको मैं कैसे रिलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है उसका मतलब होता है कि उसका रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम है। वीक है, वीक बेस मतलब क्या होता है कि उसका रिएक्ट करने का जो टेंडेंसी होगा वो कम होगा। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब रिएक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो जब मैं ये बोलता हूं कि कोई बेस आपका वीक है, तो उसका मतलब है कि उसका रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम है। और रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम होने का मतलब मैं उसको ये बोल सकता हूं कि वो स्टेबल होगा, इसीलिए उसका रिएक्ट करने का टेंडेंसी जो है वो कम होगा। कॉन्जुगेट बेस वीक, वीक बेस मतलब रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम, और रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम मतलब वो स्टेबल होगा, इसलिए उसका रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम होगा। तो मैं डायरेक्टली आगे के लिए जो आपको याद रखने बोल रहा हूं कि वीक बेस का मतलब होता है स्टेबल बेस। वीक बेस का मतलब होता है स्टेबल बेस। वीक बेस मतलब रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम, और रिएक्ट करने का टेंडेंसी कम मतलब वो स्टेबल होगा। तो वीक बेस बोलूं या स्टेबल बेस बोलूं, दोनों का मीनिंग हमारे लिए सेम चलेगा। इस चीज को दिमाग में डाल के रखना। ये सबको समझ में आ गया?
ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। वीक बेस मतलब स्टेबल बेस, इस कंसेप्ट को दिमाग में डाल के रखना, ठीक है। अब यहां पर ये जो पार्ट है, अब हम इस पे मूव करेंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको पूरे ऑर्गेनिक में एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का एक ही तरीका यूज करना है, और वो एक तरीका ये होगा। और दूसरा, इस कंसेप्ट को आपको डायरेक्टली याद रखना है कि वीक बेस मतलब स्टेबल बेस होगा, इस चीज को दिमाग में डाल के रखो। अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस पार्ट से। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है क्योंकि एनायन का स्टेबिलिटी निकालना मुझे आता है। अब उसी कंसेप्ट को दोबारा हम रिपीट करेंगे, ईएन साइज इफेक्ट्स वाला पार्ट देखेंगे। तो चलो एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पर आप देखोगे, पहले मुझे कंपेयर करना है। पहले में जब आप कंपेयर करोगे तो यहां पर बस एक बार एनायन बना के दिखा देता हूं। ये आपका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। सबसे H प्लस हटा दो तो OH माइनस, और यहाँ पे F माइनस। और ये जो एनायन बना, इसका स्टेबिलिटी चेक करना है। ईएन साइज इफेक्ट, कौन सा फैक्टर लगाएंगे? यहां पर आप देख सकते हो नेगेटिव उन एटम्स के ऊपर है जो एक ही पीरियड में लाई कर रहे हैं, और अगर एक ही पीरियड में लाई कर रहे हैं तो यहां पर हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? ईएन फैक्टर। और ईएन फैक्टर के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका? F माइनस, देन O माइनस, देन N माइनस, देन C माइनस। और ये अगर एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, एनायन जितना स्टेबल, एसिड उतना स्ट्रॉन्ग, यही कंसेप्ट था। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल, दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में डायरेक्टली बोलूंगा DCBA। सबको ये चीज समझ में आता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सबको क्लियर है। सेकंड में बता सकते हैं आंसर, सेकंड में बता सकते हैं आंसर। सेकंड में फिर से कॉन्जुगेट बेस बना लो, यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे S पे माइनस। नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है, क्या उनमें ईएन साइज का डिफरेंस है? ये कहां लाई कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप। ये कहां लाई कर रहे हैं? डाउन द ग्रुप। और अगर डाउन द ग्रुप लाई कर रहे हैं तो अब हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? साइज का। नेगेटिव ऑन बिगर साइज इज मोर स्टेबल। बिगर साइज इज मोर स्टेबल, तो आपका सेकंड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, दिस विल बी मोर स्टेबल। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो हम डायरेक्टली बोलेंगे बी का एसिड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा, बी का एसिड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा, ठीक है। सिमिलरली ये लॉजिक यूज करोगे। आगे समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहां पर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो अगेन कॉन्जुगेट बेस बना लो। मैं यहां पे डायरेक्टली बना दे रहा हूं, ठीक है, बार बार अलग से नहीं बनाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में दो फैक्टर साइमल्टेनियसली यूज हो रहा, ठीक है, दो फैक्टर साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जांपल अगर आप इन दोनों में देखोगे तो यहां पे हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? इन दोनों में कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? O माइनस N माइनस है, तो यहां पे तो EN का फैक्टर, क्योंकि एक ही पीरियड में लाई कर रहा है। और अगर हम इन दोनों में कंपेरिजन करें, इन दोनों में कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? यहां पर साइज का फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये आपका डाउन द ग्रुप लाई कर रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करूं, कौन ज्यादा स्टेबल होता? फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल? बी मोर स्टेबल देन ए। एसिडिक स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं बी और ए में कंपेयर करूंगा तो बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा आएगा। सी और बी में कौन एसिडिक? सी और बी में कौन एसिडिक? S माइनस मोर स्टेबल। तो C और B में बोल सकता हूं कि C का एसिडिक स्ट्रेंथ B से ज्यादा होगा। तो जो जो कंपैरिजन आपको पता है ना उसको कर लो, और जो जो कंपैरिजन अगर आपको पता है उसको आपने कर लिया तो आपका ओवरऑल ऑर्डर तो अपने आप बन गया। क्योंकि C का B से ज्यादा है, B का A से ज्यादा है, तो मेरा ओवरऑल आंसर अपने आप आ गया, C देन B देन A। तो ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल फैक्टर यूज हो रहा हो, तो जो जो फैक्टर्स आप जहां जहां कंपैरिजन कर सकते हो उसको कर लो, और उसके बाद फिर ओवरऑल ऑर्डर अपने आप आपका फ्रेम होते हुए दिख जाएगा। तो मेरा आंसर अपने आप आ गया। इतना सबको क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखोगे दो क्वेश्चन और है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर बनाओ खुद। यहाँ पे नेगेटिव बना दिया, यहाँ नेगेटिव बना दिया, यहाँ पे नेगेटिव बता दिया। बताओ कौन सा फैक्टर का यूज करेंगे? कौन सा फैक्टर का यूज करेंगे? कौन सा फैक्टर यहाँ पे यूज करेंगे? नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है उसको चेक करो, क्या ईएन साइज का डिफरेंस है? हाँ, ये एक ही पीरियड में लाई कर रहे हैं, तो यहां पर हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? ईएन का। सी पे नेगेटिव, एन पे नेगेटिव, ओ पे नेगेटिव। और नेगेटिव ऑन मोर ईएन इज मोर स्टेबल। इनमें से सबसे ज्यादा ईएन किसका है? ये आपको पता है sp कार्बन है, और sp का ईएन कितना होता है? 3.25। नाइट्रोजन का ईएन 3, और ऑक्सीजन का ईएन कितना होता है? 3.5। तो सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होगा? सी पे। उसके बाद बी पे या ए पे? बी पे या ए पे? सी के बाद कौन आएगा? ए आएगा ना। सी देन ए देन बी। अरे पहले में गलती मत करना। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का ईएन किससे ज्यादा होता है? नाइट्रोजन ज्यादा होता है। तो आंसर क्या होगा आपका? CAB होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। इतना सबको समझ में आता है ना, CAB होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सिमिलर तरीका, सबका कॉन्जुगेट बेस बना लो। क्या इसमें ईएन साइज का फैक्टर यूज होगा? क्या इसमें ईएन साइज का फैक्टर यूज होगा? नेगेटिव सब पे किस पे दिख रहा है? ओ पे। और अगर नेगेटिव सब पे ओ पे दिख रहा है मतलब कोई ईएन साइज का फैक्टर नहीं है। तो अब आप किस पे मूव कर जाओ? इफेक्ट्स पे। अब आप डिफरेंस को, इफेक्ट्स मतलब डिफरेंस, इफेक्ट्स मतलब डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज का दिख रहा है? डिफरेंस किस चीज का दिख रहा है?
यहां पर आप देख सकते हो कि डिफरेंस आपका यहां पर नंबर ऑफ कार्बन का है, डिफरेंस यहां पर नंबर ऑफ कार्बन का है, और ये कार्बन आपका कौन सा इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, और प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एनायन को अनस्टेबल करेगा, फर्स्ट वाला, या प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा तो एनायन को अनस्टेबल करेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा, ए बी सी डी में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए। और अगर ए सबसे ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बन जाएगा ए बी सी देन डी। कॉन्जुगेट बेस बनाया, स्टेबिलिटी चेक किया, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दिया। इतना क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखोगे तो इनमें आपको कंपेयर करना है, ठीक है। यहां पर इनमें कंपेरिजन इजीली हम कर सकते हैं, यहां पे खुद देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, ठीक है। डिफरेंस सबको समझ में आना चाहिए, डिफरेंस सबको समझ में आना चाहिए। यहां पर आप देखोगे COO माइनस, COO माइनस, यहां पर भी माइनस और यहां पर भी माइनस बना दिया, ठीक है। अब यहां पर इजीली मुझे दिख रहा है कि 3F 3Cl 2Cl 1Cl, तो मैं कंपैरिजन कर सकता हूं। यहां पर इन ग्रुप्स का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा, माइनस आई, तो 3F का 3Cl से ज्यादा होगा, 3Cl का 2Cl से ज्यादा होगा, और 2Cl का 1Cl से ज्यादा होगा। इतना सबको समझ में आता है, इजी क्वेश्चन है। तो यहां पर हम डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोलेंगे A देन B देन C देन D। और अगर Ka का ऑर्डर पूछा तो Ka का ऑर्डर भी सेम होगा, A देन B देन C देन D, लेकिन Pk का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स, D C B A। और pH का भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स, क्योंकि जिसका pH सबसे कम होता है वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर मैं pH का भी ऑर्डर बोलूंगा तो वीकेस्ट एसिड जो है उसका pH सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। वीकेस्ट एसिड का pH सबसे ज्यादा होगा, कोई दिक्कत इसमें, इतना क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये दो है। अब इसमें हम बहुत बार थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन ये भी सिंपल होता है, इसको बस लॉजिकली सोचो, ठीक है। यहां पर देखेंगे O माइनस 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 बना दिया। अब यहां पर आपको स्टेबिलिटी चेक करना है, क्या ईएन साइज का कोई फंडा है, क्या ईएन साइज का कोई फंडा है, सब पे नेगेटिव O पे है, कोई ईएन साइज का फंडा ही नहीं, तो ईएन साइज भूल जाओ, ठीक है। ईएन साइज भूल जाओ, मतलब यहां पर आपको क्या लॉजिक लगाना है, समहाउ आपको इफेक्ट्स के बारे में सोचना है कि इनमें कौन सा है। अब दो ही इफेक्ट है हमारे पास, प्लस आई या माइनस आई। इस थर्ड वाले में देखो कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इस थर्ड वाले में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इस थर्ड वाले में कौन सा इफेक्ट लगेगा, गुड, प्लस आई। ये तो मुझे डायरेक्टली दिखता है क्योंकि सारे एल्काइल ग्रुप प्लस आई। अब यहां पर सोचो कि फर्स्ट और सेकंड में कौन सा इफेक्ट लगेगा, फर्स्ट और सेकंड में प्लस आई लगेगा, माइनस आई लगेगा, दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों में ऑक्सीजन है, कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई लगेगा, माइनस आई, माइनस आई। याद रखने का तरीका क्या था, नेगेटिव एल्काइल TDH, ठीक है, ये आपका प्लस आई होता है। इसके अलावा जो दिखे सबके सब माइनस आई इफेक्ट, पहला तो ये तरीका। दूसरा, माइनस आई इफेक्ट में हमने OR को प्लेस किया था, ठीक है, OR था ना, तो आप देखोगे ये OR टाइप सिस्टम तो है, रिंग में है, रिंग में है, बट OR टाइप सिस्टम ही तो है, ठीक है। और तीसरा लॉजिक यहां पर, ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को जो अपनी तरफ खींचेगा वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा मतलब माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लॉजिकली समझो तो OR टाइप सिस्टम आप इसको इमेजिन कर सकते हो। O का नॉर्मल लॉजिक सोचो कि EN हाई है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अरे कहां से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मैंने प्लस आई इफेक्ट में क्या बताया, नेगेटिव एल्काइल TDH प्लस आई इफेक्ट होता है। मैंने ऑक्सीजन का कहां बताया कि प्लस आई इफेक्ट होता है, क्या इस पे O पे नेगेटिव चार्ज है क्या, तो ये डोनेट क्यों करेगा, O पे नेगेटिव चार्ज है कि डोनेट क्यों करेगा, लोन पेयर क्यों डोनेट करेगा, रेजोनेंस हो रहा है क्या, लोन पेयर ऐसे डोनेट कर देगा, ऐसे तो सारे लोन पेयर वाले सिस्टम प्लस आई होने चाहिए, तो फिर हमने ये सब क्यों पढ़ा, OR OH NH2 ये सब क्या प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं क्या, बताओ, ये सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं क्या, नहीं करते। तो ये सारे कौन से हैं, ये सारे आपके माइनस आई इफेक्ट होते हैं। ऑर्डर को रटो, लॉजिक अपने हिसाब से लगाओगे तो फंसोगे, ठीक है। ऑर्डर को रटो, लॉजिक अपने हिसाब से नहीं लगाना है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है और माइनस आई भी लगेगा, तो अब आप यहां पर डिफरेंस देखोगे तो डिस्टेंस का डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर डिफरेंस किसका है, डिस्टेंस का, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो माइनस आई कम होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो माइनस आई कम होगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इसका माइनस आई मोर, सेकंड का माइनस आई लेस, तो ओवरऑल ऑर्डर मेरा A देन B देन C। सिक्स्थ क्वेश्चन में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, सोचो अलग से मेरे से पूछ लेना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को हम समझ रहे हैं, तो ये हमारा डायरेक्टली आंसर आ गया, सिंपल इफेक्ट, माइनस आई प्लस आई, ज्यादा उलझना नहीं है ऑर्गेनिक में, ठीक है, उलझोगे तो फंसोगे।
ठीक है, सिंपल तरीका दिख रहा है इफेक्ट्स। एक एल्काइल है, दूसरा ऑक्सीजन है। मैंने आपको बोला जो भी आपको प्लस आई नहीं दिखे सबको माइनस आई मानना है, तो आप दिमाग क्यों लगा रहे हो? लोन पेयर, इतना दिमाग अगर आपके पास होता तो आप सब कुछ सही करते ना। तो आपको उल्टा दिमाग नहीं लगाना है, जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, सारे आंसर आपके सही निकलेंगे। ठीक है, नेगेटिव एल्काइल टीडीएस के अलावा जो दिखे सब के सब आपके प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, और उसमें भी आपको कंपेरिजन करना है। तो आप कैसे कंपेरिजन करोगे? डिस्टेंस आपको डिफरेंट दिख रहा है तो डिस्टेंस को यूज करके आगे बढ़ो। ठीक है, अब यहां पर इतना ओवर थिंक करना ही नहीं है, ओवर थिंक करोगे तो आंसर गलत आएंगे सारे। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। अब डायरेक्टली बता सकते हैं इसमें आंसर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर बताओ सब। यहां पर ऑर्डर क्या बनेगा? गुड, ए बी सी, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो सीधा कि इनका माइनस आई इफेक्ट लगेगा और माइनस आई ज्यादा होगा, तो इस केस में हम डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो कर लेंगे। ठीक है, ये ऑर्थोमेटा पढ़ा ना, जाके पहले खुद पढ़ो, जो मैं नहीं बता रहा उसको लेके क्यों लग रहे हो फिर से? आप लोग की प्रॉब्लम यही है, पता है, और इसी वजह से अब मेरा मुंह खुलाओगे तो फिर आप लोगों को खराब लगेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो चीज आप लोग को खराब लगेगी। ठीक है, अब आप लोग इतना दिमाग मतलब इतना क्यों सोच रहे हो? आप लोग पढ़ चुके हो लास्ट ईयर, मुझे पता है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना नहीं सोचना है, ऑर्गेनिक उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोगों को बनाने की कोशिश कर रहे हो। इसमें ऐसा क्या डाउट आ गया? इसमें क्यों ऑर्थोमेटा पोजीशन, कौन सा पैरा पोजीशन, कौन सा ऑक्सीजन लोन पे डोनेशन, ठीक है, कौन सा बेंजीन का इफेक्ट, ये मैं क्या कहां पढ़ा रहा हूं? आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हो बताओ? इतने सारे ये सब चीज आप लोग पूछे जा रहे हो। ठीक है, जो चीज बता रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करो ना, आप लोग का आंसर निकलेगा, आप लोग आगे बढ़ोगे। इतना इंडक्टिव इफेक्ट में इतना उलझ रहे हो, इंडक्टिव इफेक्ट 15 मिनट का काम है और इसलिए तो आप लोग का फिर पीछे चल रहा है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट में इतना सा काम है, 10 मिनट का है नहीं, उसमें आप लोग इसको 1 घंटे की बनाने की कोशिश कर रहे हो। सिंपल आई इफेक्ट देखो यार, सिंपल आई इफेक्ट, प्लस आई माइनस आई, कहानी खत्म, आंसर निकल के आगे बढ़ो। इतना ओवरथिंक करना ही क्यों है? इतना मैं जब बता ही नहीं रहा हूं तो इतना सोचना ही क्यों है? फिर बोलता हूं कि ऑर्गेनिक टफ लग रहा है, ऑर्गेनिक टफ तो लगेगा ही ना इस चीज के लिए। ठीक है, अब मैं ये सब डाउट क्लियर ही नहीं करूंगा, आप लोग जो कमेंट लिखोगे अगर जेन्युइन डाउट होगा तो मैं बताऊंगा, अगर फालतू के बकवास लिखोगे तो मैं यहाँ पर क्लियर नहीं करूंगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली आगे बढ़ जाऊंगा, जो मैं समझा रहा हूँ उतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्योंकि बाकी लोग का भी उस चक्कर में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे हम मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखो, मुझे इनमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, इनमें मुझे कंपैरिजन करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बना दो? नेगेटिव बना दो। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ ईएन साइज का डिफरेंस है या नहीं है, ईएन साइज का डिफरेंस है या नहीं है। ईएन साइज का सब पे नेगेटिव ओ पे है, तो ईएन साइज का कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे बता रहा हूं उसको फॉलो करो और आंसर निकालो। अब हम यहां पर क्या देखेंगे? इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स के लिए सिर्फ डिफरेंस एनालाइज करो। आप यहां से जब यहां जा रहे हो तो मुझे क्या डिफरेंस दिख रहा है? एक डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, किसी को ये दिखाई दे सकता है। दूसरा आप ये सोच सकते हो कि CO2H का डिस्टेंस बढ़ रहा है। दो चीज सोच सकते हो, दो चीज दिमाग में आ सकता है, तो जो दिमाग में आ रहा है वही नॉर्मल चीज है। यहां पर आप देखोगे तो आप एक चीज सोच सकते हो कि नंबर ऑफ CH2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और दूसरा अगर आप यहां से यहां जाओगे तो आपको यह भी दिखेगा कि COOH का डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों से सोचो कि इफेक्ट में क्या फर्क आ सकता है। नंबर ऑफ CH2 यूनिट बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट इस साइड बढ़ रहा होगा, और प्लस आई इफेक्ट इस साइड बढ़ रहा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा होगा। पहला लॉजिक ये दिमाग में आता है। दूसरा लॉजिक, अगर CO2H का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है तो CO2H तो कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई इफेक्ट लगाता है। तो अगर आप इस साइड जाओगे, CO2H का डिस्टेंस बढ़ने का मतलब हो गया कि माइनस आई इफेक्ट आपका कम होने लगा। बोल सकते हैं दो लॉजिक लग रहा है, जो दिख रहा है वही चीज बोल रहा हूं। नंबर ऑफ CH2 यूनिट बढ़ रहा है तो प्लस आई बढ़ रहा है, प्लस आई बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो अगर आपने इस पहले वाले से सोचा तो भी आपका आंसर आएगा ABCD। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन सोचोगे, प्लस आई से सोचोगे, और अगर आपने सोचा कि CO2H को सोचे तो इस साइड जाओगे तो CO2H का डिस्टेंस बढ़ रहा है, CO2H का डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब माइनस आई कम हो रहा है, और अगर माइनस आई कम हो रहा है तो आप ये समझ सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होगा। तो अगर आपने सेकंड वाले पार्ट को सोचा तो भी आपका आंसर क्या आएगा? A, B, then C, then D। तो कोई भी दिमाग में आएगा सिंपल, तो आप किसी को सोचो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ डिफरेंस को एनालाइज करो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखा, अगर आपको ये याद हो तो एक मैंने आपको सीरीज बताया था ओम्स गैप। ठीक है, और इस तरीके से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया था। तो आप ये देखोगे तो ये पहला एसिड आपका ऑक्जेलिक एसिड है, दूसरा मेलोनिक है, तीसरा सक्सिनिक है और चौथा ग्लूटारिक है। तो जब आप ओम्स गैप सीरीज की बात करते हो तो आपका ओवरऑल ऑर्डर जो आता है ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक, टिमिनिक, ये आपका सीरीज यहां पर बनता है। ठीक है, डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है? इस O माइनस से, जिसका मुझे स्टेबिलिटी चेक करना है, इससे देखो COOH कहां जा रहा है। O माइनस से COH आपका दूर जाते जा रहा है तो COOH का डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये चीज मतलब है उसका। तो आगे से याद रखना कि कभी भी ओम्स गैप सीरीज मिले
तो डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ओम्स गैप में डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सल्फोनिक, और उसका जो लॉजिक है वो लॉजिक हम यहाँ पर समझ सकते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन हो गया। लास्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन इजीली बता सकते हो खुद, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत इजीली हमें समझ में आता है। बताओ यहाँ पर ईएन साइज का कोई डिफरेंस है क्या? ईएन साइज का कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है, तो फिर किस पे मूव कर जाओ, इफेक्ट्स पे। ईएन साइज का कोई डिफरेंस नहीं तो इफेक्ट्स पे। अब आपको इफेक्ट्स पता होना चाहिए। यहां पर ईएन साइज का कोई डिफरेंस नहीं है, NO2 कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, एफ कौन सा इफेक्ट, माइनस आई, सीएन कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। तो ऑर्डर फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर फ्रेम कर सकते हैं। सबसे पहले कौन था, पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, और फिर ईएन बेस पे, तो यहां पे जो ऑर्डर आ जाएगा ए, देन सी, देन बी। अब आपको अगर माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर याद है तो आप इस टाइप की क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, तो आप पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव से लॉजिक लगा के आंसर कर सकते हो। इतना क्लियर? ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, इस लास्ट क्वेश्चन में भी हम थोड़ा सा गलती करते हैं, ठीक है। अगर आप इस लास्ट क्वेश्चन को देखोगे, पहले लॉजिकली जो हमने अभी तक सीखा है हम उसी तरीके से जाएंगे। माइनस बनाया, माइनस बनाया, माइनस बनाया, माइनस बनाया, ठीक है। क्या इसमें ईएन साइज का फैक्टर लगेगा क्या, एक बार सोचो तो, ईएन साइज का फंडा लगेगा क्या? नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है क्या उनमें ईएन का डिफरेंस है या नहीं है? नेगेटिव जिस एटम के ऊपर है क्या उनमें ईएन का डिफरेंस है या नहीं है? है ना, सी पे है लेकिन ईएन का डिफरेंस तो है। तो यहां पर भी कौन सा फैक्टर हम लगा सकते हैं, ईएन फैक्टर। यहां पर भी कौन सा फैक्टर हम लगा सकते हैं, ईएन फैक्टर, पहला चीज। अब आप ईएन फैक्टर लगाओगे तो ये आपका sp3 है, ये आपका sp2 है, ये आपका sp है, अगर आप इस कार्बन की बात करोगे तो ये भी आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां पर अगर आप ईएन का फैक्टर लगाओगे तो मैं किस किस में कंपैरिजन कर पा रहा हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि सी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी और डी में अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि दोनों sp2 है तो इसको मैंने अलग लिख दिया, और ए का तो सबसे कम होगा क्योंकि वो sp3 है। तो ये तो मुझे समझ में आता है कि इतना तो हो गया। अब मुझे किन दोनों में कंपैरिजन करना थोड़ा सोचना पड़ेगा, सेकंड और फोर्थ में। अब सेकंड और फोर्थ में ईएन का कंसेप्ट तो नहीं लग सकता, तो आपको सोचना है इफेक्ट्स, यही तरीका होता है। अगर ईएन से कंपैरिजन नहीं हो सकता तो इफेक्ट सोचो। अब आप इफेक्ट सोचोगे तो इन दोनों में डिफरेंस को एनालाइज करो। मैं हमेशा यही बोलता हूं, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो डिफरेंस को एनालाइज करो। जैसे आप डिफरेंस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या होगा। अगर आप यहां देखोगे तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, एक डबल बॉन्ड तो दोनों में है और एक डबल बॉन्ड दोनों में है, तो ये पार्ट तो दोनों में कॉमन हो गया। डिफरेंस इसका है इस पार्ट का, ये जो यहां पर है ये एक्स्ट्रा है और ये डिफरेंस है, और इसके होने से क्या होगा, ये जो मैंने नीचे वाले ग्रुप को या नीचे वाले पार्ट को मार्क किया, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा इसको सोचो, माइनस आई या प्लस आई, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई या प्लस आई, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, गुड, माइनस आई। माइनस आई क्यों लगाएगा, डबल बॉन्डेड सिस्टम, ठीक है, विनाइल सिस्टम, माइनस आई में मैंने लास्ट में लिखा था, माइनस आई में यही तो लास्ट में था, ठीक है, डबल बॉन्डेड विनाइल फिनाइल ये सब आपको माइनस आई लगाता था, तो ये आपका कौन सा सिस्टम है, आपका माइनस आई सिस्टम हो गया। अगर सिंपल एल्काइल ग्रुप होता ना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सिंपल एल्काइल ग्रुप, तो वो प्लस आई लगाते हैं। मैंने इसलिए आपको बोला सिर्फ याद रखो प्लस आई कौन सा, जो भी नहीं बचा सबके सब माइनस आई, तो आप यहां पर बोल सकते हो कि माइनस आई लगाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि नंबर ऑफ sp2 कार्बन इससे ज्यादा है तो इसका विड्रॉइंग पावर या स्टेबलाइज करने का पावर ज्यादा होगा, वो भी एक लॉजिक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इन दोनों में बोलेंगे कि सी और बी और डी में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, डी। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ओवरऑल ऑर्डर होगा वो आपका ये होगा, और यहां पर ये माइनस आई इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा। ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया, क्लियर? तो एकदम सिस्टमैटिक फॉलो करो, ज्यादा उलझने का कोशिश ही मत करो। ईएन से आंसर किया, निकाल लिया, ईएन में जिससे कंपैरिजन नहीं हुआ तो इफेक्ट्स पे गए, और इफेक्ट्स में डिफरेंस एनालाइज किया, जो डिफरेंस दिख रहा है उसको सोचो कि वो प्लस आई लगा रहा है या माइनस आई लगा रहा है। अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से जाओगे अपने आप डिफरेंस दिखेगा और आंसर आपका निकल जाएगा। तो यहां पर हम इजिली सिस्टम से आंसर निकाल सकते हैं। इतना क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब यहां पर देखो नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्ट है, बेस, स्पीसीज विच कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H+। जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिस की बात करेंगे तो बेस हमारे लिए क्या होगा, स्पीसीज विच कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H+। जो भी अपने लोन पेयर को H+ को प्रोवाइड कर सकता है उन सब को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेस का मतलब मान लीजिए ये होगा, इलेक्ट्रॉन अपने H+ को देना चाहिए तब वो बेस कहलाएगा। पहला ये डेफिनेशन दिमाग में डाल के रखो, ठीक है। अब जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये प्रोपोर्शनल होता है केबी के,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीकेबी के, जैसे के ए पीके वैसे केबी और पीकेबी हो गया। और या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। सिमिलरली हम यहाँ पे ये उल्टा बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड के। अच्छा, इसमें एक चीज और बताओ, ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, पिछले टॉपिक का है, ये चीज अभी मुझे याद आ गया। अगर मैं F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में आपको ये बोला कि इनमें मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, ठीक है, ये रिलेटेड टू पिछला टॉपिक है, इनमें मुझे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। अब यहां पे देखो एक कंसेप्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, वीक बेस मतलब स्टेबल बेस, याद है, मैंने बहुत इसको दिमाग में डाल लो, वीक बेस मतलब स्टेबल बेस, वीक बेस मतलब स्टेबल बेस। तो अगर आपको ऐसा एनाइनिक स्पीसीज दिया ना और उसमें बेसिसिटी ऑर्डर निकालने बोला, तो वीक बेस मतलब स्टेबल बेस, ये चीज हमें ध्यान रखना है। और इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बताओ, स्टेबिलिटी मुझे देखना आता है ना, इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, आई सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये आपका मोस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। और जितना ज्यादा स्टेबल हो गया उतना ये वीक बेस होगा, जितना ज्यादा स्टेबल हो गया उतना ये वीक बेस होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा वो ये आ जाएगा। अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया एनायन और उसमें आपको बेसिक स्ट्रेंथ पूछ दिया, तो कंसेप्ट अभी भी वही है, वीक मतलब स्टेबल, क्योंकि मुझे स्टेबिलिटी देखना आता है, और आपको स्टेबिलिटी अगर देखना आता है तो आपको बेसिक स्ट्रेंथ भी निकालना आता है। तो कभी भी आपको इसमें ऐसा बेसिक स्ट्रेंथ पूछे और एनायनिक स्पीशीज दे दे, तो एनायनिक का स्टेबिलिटी देखो, स्टेबिलिटी देखना आ गया तो आप उस केस में यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर, ठीक है। नेगेटिव ऑन बिगर साइज मोर स्टेबल, इसलिए आई सबसे ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल है मतलब वीक बेस है, और अगर वीक बेस है तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, F माइनस होगा। इसलिए मैंने आपको वो कंसेप्ट बताया था, वीक मतलब स्टेबल, वीक मतलब स्टेबल, ताकि ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टेबिलिटी निकालना आता है तो आपको बेसिसिटी निकालना भी आता है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहे हैं, अब हम वापस अपने टॉपिक पर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि बेसिक स्ट्रेंथ हम इसके प्रोपोर्शनल या इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है तो हम क्वेश्चंस के लिए ये कंसेप्ट यूज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ये दो कंसेप्ट का हम यूज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है। ये तरीका यूज करने से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगता है। हम इससे भी निकाल सकते हैं, बट इसको हम यूज नहीं करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम इस कंसेप्ट का यूज करेंगे जिससे इजीली हमारा आंसर निकल जाए। कैसे, जब आप एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन की बात करते हो तो यहां पर हम दो फैक्टर का यूज करते हैं, एक है ईएन फैक्टर और दूसरा इफेक्ट्स फैक्टर। हमें दो चीज सोचना होता है, ईएन इफेक्ट्स। ईएन का मतलब क्या है, जिस एटम के पास लोन पेयर है, ठीक है, जिस एटम के पास लोन पेयर है अगर उसका ईएन ज्यादा है तो उसका इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और अगर होल्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो डोनेट करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। इसलिए हम लिखते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, ईएन का, ईएन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा तो डोनेट करने का टेंडेंसी कम, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन होता है। जैसे अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में आपसे पूछा कि कौन लोन पेयर को बेटर डोनेट करेगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एन का ईएन कम है, ओ का ईएन ज्यादा है, तो ओ का ईएन ज्यादा तो डोनेट करने का टेंडेंसी कम, इसलिए हम बोलते हैं एन इज अ बेटर डोनर कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये चीज हम बोलते हैं और उसका लॉजिक हम ये यूज करेंगे। पहला कंसेप्ट कौन सा हो गया, ईएन। दूसरा इफेक्ट्स। अब इफेक्ट्स का क्या सेंस होता है उसके लिए आप इस पार्ट को यहां पर समझ सकते हो। मान लो आपके पास कोई नाइट्रोजन एज अ बेस बिहेव कर रहा है और उसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। अब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींच के वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है तो जिस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है तो उसका एबिलिटी टू डोनेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो उसका डोनेट करने का टेंडेंसी भी ज्यादा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो डोनेट करने का टेंडेंसी भी कम होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के वहां पर उसका एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन को कम कर देगा। और एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन कम होना मतलब क्या कम होना, बेसिक स्ट्रेंथ कम होना। इसलिए हम बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। समझ में आ गया।
यहां पर देखो, यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उसके साइड पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो उसका डोनेट करने का एबिलिटी भी बढ़ेगा, विच मींस हम बोल सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि प्लस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, माइनस आई इफेक्ट शोइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया। तो बेसिक स्ट्रेंथ के दो फैक्टर, ईएन इफेक्ट, ये चीज सोचना है, इसके अलावा कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहां पर आप देखोगे तो मैंने क्या लिखा है, जब भी आप क्वेश्चन करो तो पहले ईएन से सोचो, क्या ईएन से आंसर निकल रहा है? अगर ईएन से आंसर नहीं निकल रहा तो इफेक्ट्स, और इफेक्ट्स में डिफरेंस एनालाइज करो, सोचो प्लस आई कौन सा, माइनस आई कौन सा, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ किसका कम। ये बस कंसेप्ट होता है बेसिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन के, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब हम यहां पर अगर क्वेश्चन करें, सपोज मैं इसको आपको दे रहा हूं, जिस एटम के पास लोन पेयर है क्या उनमें ईएन का डिफरेंस है? क्योंकि मुझे पहले ईएन सोचना है बेसिक स्ट्रेंथ में। ये सोचो, जिस एटम के पास लोन पेयर है क्या उनमें ईएन का डिफरेंस है? गुड है। यहां पर इसके पास लोन पेयर, यहां पे इसके पास लोन पेयर, यहां पे इसके पास लोन पेयर, लेकिन आप देख सकते हो कि ये sp नाइट्रोजन है, ये sp2 है और ये sp3 है, मतलब इनमें ईएन का डिफरेंस है। जिसका ईएन ज्यादा उसका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी कम। तो खत्म, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए देन बी देन सी। कौन से फैक्टर से? ईएन फैक्टर से। बस आपका आंसर आ गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन में सोचो, क्या कहीं भी ईएन का फैक्टर लगेगा? क्या कहीं भी ईएन का फैक्टर लगेगा? पूरे को देखो, पूरे को देखो, कहीं भी ईएन का फैक्टर लगेगा? कहीं भी लगेगा ये पूछ रहा हूं, लगेगा ना? यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, यहां नाइट्रोजन के पास, यहां नाइट्रोजन के पास, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन लोन पेयर जिस एटम के पास है उनमें ईएन का डिफरेंस है, मतलब ईएन फैक्टर तो लगेगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। अब ईएन फैक्टर से मैं डायरेक्टली ये तो बोल सकता हूं कि O का इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो D का तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। मैं A B C में तो ईएन फैक्टर नहीं लगा सकता, लेकिन A B C का मैं ये तो बोल सकता हूं D से ज्यादा होगा, तो D तो पहले ही हट गया। आया समझ में? अब आप सोचो कि पहले तीन में ईएन नहीं लगेगा, तो इफेक्ट्स लगाओ। इफेक्ट्स लगाएंगे तो डिफरेंस को एनालाइज करो। डिफरेंस आप देख सकते हो ये एल्काइल ग्रुप का है, और ये एल्काइल ग्रुप यहां पे कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई, और प्लस आई जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो मेरा ओवरऑल ऑर्डर यहां पे बन जाएगा ए बी सी डी, लेकिन डी को पहले हमने हटा दिया ईएन से, और ए बी सी में फिर हमने यूज किया इफेक्ट्स वाला पार्ट, और यहां पे आई इफेक्ट से हमने आंसर निकाल दिया। समझ में आ गया? तो बस आपका ऑर्डर फ्रेम हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहां पर ऊपर देखो, क्या ईएन साइज का कोई फैक्टर लग रहा है? क्या ईएन साइज का कोई फैक्टर लग रहा है? नहीं, सब पे नेगेटिव जिसके ऊपर है, लोन पे जिसके पास है, सब में नाइट्रोजन है, तो ईएन साइज या ईएन का सॉरी कोई फैक्टर नहीं लगेगा। अगर ईएन का कोई फैक्टर नहीं लगेगा तो सीधा इफेक्ट्स। इफेक्ट्स देखो, डिफरेंस अपने आप समझ में आना चाहिए। आंसर आ रहा है सबका? डिफरेंस सबको दिख रहा है? ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा, ठीक है। ये सब प्लस आई लगा रहे हैं, लेकिन प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसमें, फोर्थ में, और प्लस आई इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी सी बी ए। बस ये आपका आंसर आ गया। इतना क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे देखो, इनमें अगर कंपैरिजन करें, सिंपल बोल सकते हैं आंसर, ठीक है। ए का किससे ज्यादा हो जाएगा, बी से। आप देख सकते हो कि डायरेक्टली इफेक्ट से आंसर आ जाएगा। अब आपको डायरेक्टली विजुअलाइज होना चाहिए कि यहां पर ईएन का कोई फैक्टर नहीं लगेगा, तो आप इफेक्ट्स मूव किए, और इफेक्ट्स में आप देख सकते हो डिफरेंस एल्काइल ग्रुप का, तो उससे आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा। आगे समझ में कर सकते हो इतना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर ऊपर देखो, क्या इनमें ईएन का कोई फैक्टर है? क्या इसमें ईएन का कोई फैक्टर, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए दो ही फैक्टर है, ईएन का कोई फैक्टर है क्या? नहीं है, क्योंकि सब में लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है, तो जिसके पास लोन पेयर है वो सब में ईएन का कोई डिफरेंस नहीं है, तो भूल जाओ। इफेक्ट्स, डिफरेंस को एनालाइज करो। डिफरेंस क्या दिख रहा है, NH3+, NO2, Cl, और ये मुझे पता है कि मुझे इफेक्ट्स चेक करने हैं, तो इन तीनों का कौन सा इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अब माइनस आई ज्यादा किसका, कम किसका, ये याद होना चाहिए। माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होता है यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव वाला हो गया, NO2 पार्शियल पॉजिटिव हो गया, और Cl ईएन बेस में चला गया, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव ईएन, तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, इसका माइनस आई सबसे कम। और जितना माइनस आई ज्यादा लगेगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ, जितना माइनस आई ज्यादा लगेगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। तो अगर आप इसमें कंपेयर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ए देन बी देन सी। जितना माइनस आई ज्यादा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इतना सबको समझ में आता है? इतना क्लियर है? ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में एक दो हम गलती करते हैं, आगे के लिए सीख लेना, ठीक है। जो हम गलती करते हैं,
पहला गलती ये करते हैं कि यहां पर हम नंबर ऑफ बेसिक साइट गिनने लगते हैं। नहीं, यहां पर आपको क्या लगता है कि यहां पर एक डोनर है, यहां पर दो डोनर है, यहां पर तीन डोनर है, यहां पर दो डोनर है। एक डोनर दो डोनर से मतलब नहीं होता। ठीक है, पहला चीज है नंबर ऑफ डोनर से बेसिक स्ट्रेंथ के आंसर को नहीं करते। पहला चीज ये दिमाग में डालना। आपको क्या करना होता है, अगर आपको दो डोनर साइड दिख रहा होगा ना किसी एक कंपाउंड में, उसके मोस्ट बेसिक को हम यूज करेंगे दूसरे के मोस्ट बेसिक के साथ कंपैरिजन करने के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर दोनों नाइट्रोजन है, तो इसका मैं किसी को भी बोल सकता हूं कि ये मोस्ट बेसिक, मतलब किसी भी एक को उठा सकते हो आप। अगर आप इसमें बात करोगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो इसमें आपका मोर बेसिक कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इस थर्ड वाले का मोस्ट बेसिक साइट ही है। फोर्थ वाले का भी इन दोनों में से आप किसी को भी उठा सकते हो क्योंकि दोनों नाइट्रोजन है। और फर्स्ट में आप देख सकते हो यहां पर एक ही डोनर साइट है। तो अब आप इनमें कंपैरिजन करोगे, ठीक है, इनमें कंपैरिजन करोगे हमारे कंसेप्ट को यूज करके। ये पहला पार्ट। अब जब इनमें आपको कंपैरिजन करना है तो कंसेप्ट वही है। क्या इसमें ईएन का कोई डिफरेंस है? आप देखोगे लोन पेयर जिसके पास है, जिनमें हम कंपेयर कर रहे हैं, कोई ईएन का डिफरेंस नहीं है, तो ईएन भूल जाओ। अब यहां पर क्या सोचो? इफेक्ट्स। अब यहां पर क्या सोचो? इफेक्ट्स। अब यहां पर इफेक्ट्स आप खुद सोचो। इस पहले वाले में ये जो ग्रुप लगा हुआ है रिंग में, ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है? ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप दिखना मतलब ये तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है। अब आप रिमेनिंग में सोचो, रिंग में आपको कोई हेटेरो एटम भी दिख रहा है, क्या वो प्लस आई होगा या माइनस आई होगा? बाकी में बीसीडी में प्लस आई लगेगा, माइनस आई लगेगा? ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले भी तो कराया था एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, मैंने बोला था। ठीक है, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का टेंडेंसी रखेगा। तो ये जो सारे यहां पर लगे हैं, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ये सारे कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे। OR, NH2, ये सब वैसे ही तो सिस्टम है। NO अगर रिंग में भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब माइनस आई लगाएंगे। अब यहां पर ये सोचो कि मुझे इन इफेक्ट्स को कंपेयर करना है। क्या यहां पर एक से ज्यादा फैक्टर वेरी होता हुआ दिख रहा है? देखो, क्या एक से ज्यादा फैक्टर वेरी होता हुआ दिख रहा है? नंबर ऑफ ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं, डिस्टेंस आगे पीछे हो रहा है, पावर भी बदल रहा है। तो यहां पर आप देखोगे तो डिस्टेंस नंबर पावर वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज करना होगा क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स वेरी कर रहा है। तो यहां पर हम एक्चुअली कौन सा यूज करेंगे? DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। पहले हम इतना देखना चाहते हैं कि इनमें से किसका माइनस आई ज्यादा, किसका माइनस आई कम लगेगा। तो उसके लिए हमें पहला कंसेप्ट क्या यूज करना है? डिस्टेंस। ये चेक करो कि इस नाइट्रोजन से किसका डिस्टेंस पास दिख रहा है, किसका डिस्टेंस पास दिख रहा है। यहां पर आप देखोगे तो ये N दूर है, ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से पास है, और ये लास्ट में भी जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से पास है। तो अगर मैं इन तीनों में आपसे ये पूछूं किसमें सबसे दूर ग्रुप लगा हुआ है, सबसे फर्देस्ट ग्रुप किसमें लगा हुआ है? बीसीडी में से। बीसीडी में सबसे फर्देस्ट किसमें लगा हुआ है? या आप सोच सकते हो कि ये N आपका सबसे दूर है, डिस्टेंस है, सीधा बोल सकते हैं। तो पहला फैक्टर डिस्टेंस है, तो मैं डिस्टेंस से सीधा ये बोल सकता हूं कि बी का जो माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा वो आपका कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और इसका माइनस आई कम हो जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस फैक्टर से मैं ये तो बोल सकता हूं कि डी में माइनस आई कम लग रहा होगा, पहला चीज। ठीक है, मैं सिर्फ माइनस आई के बारे में अभी सोच रहा हूं, उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ को निकालेंगे। अब बी अलग हो चुका है। सी और डी में डिस्टेंस आप देख सकते हो कि लोन पेयर से एक कार्बन छोड़ के ही है। तो अब अगला फैक्टर कौन सा? नंबर फैक्टर। किसमें नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है? किसमें नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है? सी में नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है। अगर सी में नंबर ऑफ ग्रुप ज्यादा है तो सी और डी में से मैं ये बोल सकता हूं कि सी का माइनस आई जो है वो ज्यादा होगा, और इसका रीजन है नंबर फैक्टर। इसका रीजन है नंबर फैक्टर। तो पहले मैंने डिस्टेंस फैक्टर से बी को अलग कर दिया, फिर सी और डी में नंबर फैक्टर से देखा तो सी का माइनस आई ज्यादा होगा। तो अब मैं ओवरऑल देखूं तो हम ये बोल सकते हैं कि सी का डी से ज्यादा, डी का बी से ज्यादा। कौन सा कंसेप्ट अगर हम देखें? माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखें। अगर माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो मेरा सबसे ज्यादा बेसिक तो ए था। अब आप यहां पर लिख सकते हो बी, देन डी, देन सी। जिसका माइनस आई ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप सिस्टमैटिक जाओगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा। पहले मैंने आपको बोला कि नंबर ऑफ बेसिक साइट नहीं देखना होता, पहला गलती वहां पर करते हो। दूसरा, ईएन का फैक्टर नहीं लगेगा,
उसके बाद इफेक्ट्स में ग्रुप को एनालाइज किया, एक आपको प्लस आई दिख रहा है उसको तो अलग कर दिया, बाकी रिंग में हेटेरो एटम दिख रहे हैं तो वो आपके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ही करेंगे, तो बाकी सब में माइनस आई लग रहा है। अब माइनस आई में भी डिस्टेंस नंबर पावर सब फैक्टर चेंज हो रहा है, तो पहले मैंने डिस्टेंस को यूज किया, डिस्टेंस से जिसका दूर डिस्टेंस है उसका माइनस आई कम लगेगा उसको अलग किया, डिस्टेंस से जिसमें कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है तो नंबर पे गए, जिसका नंबर ज्यादा उसका माइनस आई ज्यादा, तो फिर नंबर फैक्टर से मैंने सी और डी को अलग किया, माइनस आई का ऑर्डर बनाया और फिर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाला। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो किया, अगर आप फॉलो करोगे तो आंसर आपका अपने आप आएगा। और इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अरे फिर से 2 नाइट्रोजन, अब मैं बोलूं क्या करूं बताऊं मैं। अब मेरे से ये डाउट पूछ रहे हैं कि सर 2 नाइट्रोजन है, दोनों के पास लोन पेयर है तो क्या करें। मैं इतने देर से कौन सी भाषा में बात कर रहा हूं कि मुझे नंबर ऑफ बेसिक साइट नहीं देखना होता। अब मैं और कैसे समझाऊं बताओ इसको, और किस तरीके से समझाया जाता है कि नंबर ऑफ बेसिक साइट नहीं देखना होता है, इस क्वेश्चन को मार्क करके रखो, इस क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है, यहां पर ऐसा बना लो ताकि बाद में एग्जाम में रुलाएगा ये क्वेश्चन, तो इस तरीके से बना के रख लेना। बस इतना ही मैं समझा सकता हूं, ठीक है, इसके आगे मैं और नहीं समझा सकता इसको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ। देखो ये टॉपिक हमें खत्म करना था और ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ये नहीं हो पाएगा।